सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, राजस्थान, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारी BA द्वितीय वर्ष रीतिकालीन काव्य के संबंध में YouTube की ये श्रृंखला जारी है और हमने ध्रुव स्वामिनी नामक नाटक का पाठ्यक्रम संपूर्ण करा दिया है। इसके बाद हम रीतिकालीन काव्य के व्याख्याखंड की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे पहले की कक्षाओं में हमने रीतिकाल पर चर्चा की है, लेकिन अब इसमें जो व्याख्याखंड है उसके महत्वपूर्ण कवियों की हम के काव्य की व्याख्या यहाँ प्रस्तुत करेंगे। तो जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनमें सबसे पहले नाम आता है महाकवि बिहारी का, और आज हम महाकवि बिहारी का जो व्याख्याखंड है, उनका जो आलोचनात्मक भाग एवं व्याख्याखंड है, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं आज के व्याख्यान में। तो सभी विद्यार्थी ये ध्यान दें कि रीतिकाल के जो महत्वपूर्ण कवि हैं बिहारी, उनके बारे में आप इतना ज़रूर जान लीजिए कि इन्होंने एक कृति की रचना की जिसका नाम है बिहारी सतसई। इसमें बिहारी सतसई में महाकवि बिहारी ने 713 दोहे लिखे हैं, जिनमें उन्होंने भक्ति, नीति एवं श्रृंगार, इन तीनों पर चर्चा की है। अर्थात यदि हम मोटे अर्थों में कहें कि इन भक्ति, नीति और श्रृंगार तीनों की इन्होंने त्रिवेणी प्रवाहित कर दी है। यहाँ हम जो हमारा जो पाठ्यक्रम है, निर्धारित पाठ्यक्रम, उसमें कुछ छांटे हुए दोहे हैं, उनका ही हम अध्ययन करेंगे। वरना जो 713 दोहे हैं उनका अध्ययन करते करते तो वर्ष पर्यंत ये पूरे नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो चुनिंदा दोहे हैं उनका व्याख्या भाग ही हम यहाँ प्रस्तुत करेंगे। तो कुछ चुनिंदा दोहे हैं वो आपके पाठ्यक्रम में हैं और उनको मैं व्याख्यायित करता रहूँगा, और आप रोज़ाना इसको देखिए, पढ़िए, समझिए, और जो चीज़ आपको लगे कि समझ नहीं आ रही तो आप मुझे पृष्ठ पोषण के माध्यम से, फीडबैक के माध्यम से भी बताएं। YouTube चैनल पर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए हम बढ़ रहे हैं हमारे बिहारी सतसई के आलोचना एवं व्याख्या खंड की तरफ। हम सबसे पहले व्याख्या शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि बिहारी कवि ने जो रीतिकाल पर रीति सिद्ध परंपरा के अनुसार काव्य की रचना की थी, उसमें उन्होंने अपने आश्रयदाता मिर्जा राजा जयसिंह को खुश करने के लिए, मिर्जा राजा जयसिंह की प्रशस्ति के लिए इन्होंने अपना काव्य रचा। और इनका काव्य इतना ज़्यादा पठनीय है कि इसका लगभग 52 भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। देखिए, एक कृति जिसके कारण एक कवि इतना ज़्यादा विख्यात हो गया, तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कवि बिहारी की उपलब्धि पर यदि हम बात करें तो इनके लिए कहा जाता है कि कवि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। गागर में सागर भरना यानी छोटी सी गागर, गगरी, उसमें सागर, महासागर को समेट देना। ये सभी कवियों के बस की बात नहीं है, ये बिहारी कवि के ही बस की बात है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो अपना काव्य रचा है वो दोहे और सोरठों में ही रचा है। और दोहा आप जानते ही हैं कि जिसमें दो ही पंक्तियां हैं, और इस दो ही पंक्तियों के माध्यम से इन्होंने पूरा शुरू से लेकर अंत तक, दोहे के शुरुआत से दोहे के अंत तक पूरा अर्थ इसमें भर दिया है। यानी गागर में सागर भर दिया है।
इसलिए बिहारी के लिए ये बातें कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम शुरुआती कक्षाओं से बिहारी का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन बीए द्वितीय वर्ष में जो हमारे पाठ्यक्रम में जो व्याख्या खंड है उसके चुनिंदा दोहे ही इस व्याख्या खंड में हमने शामिल किए हैं पाठ्यक्रम के अनुसार। तो अब हम एक एक दोहे की व्याख्या करते हुए इस व्याख्या खंड को आगे ले जाएंगे। मैं शुरुआत कर रहा हूँ पहले दोहे से, जो आप अपने पाठ्य पुस्तक में देखें, छांटें, ढूंढें और उसके बाद जैसे मैं इसकी व्याख्या करता जाऊँ वैसे ही आप उसको पढ़ें और समझें। देखिए, पहला जो दोहा है वो है अंग अंग न जगमगे दीप सिखासी देह, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजारो गेह। दोबारा से मैं एक बार दोहरा देता हूँ। अंग अंग न जगमगे दीप सिखासी देह, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजेरो गेह। ये दोहा है बिहारी सतसई का। तो इसमें हम जो व्याख्या करते हैं उसमें जब हमारा प्रश्न आते हैं उसमें ये लिखा आता है कि निम्न दोहों की या फिर निम्न पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो उसमें आपको पहले प्रसंग डालना है, उसके बाद फिर उसका व्याख्या भाग करना है और उसके बाद उसमें आपने क्या समझा, उसका क्या विशेष आपने देखा। तो इसलिए उसमें आपको कुछ दो चार चीज़ें जो विशेष आपने देखी तो वो विशेष के रूप में आप उसमें दे सकते हैं। तो जो दोहा है वो मैंने 2 बार दोहरा दिया है। अब मैं इसका विश्लेषण करता हूँ। देखिए क्या, सबसे पहले मैं आपको प्रसंग बता दूँ। इसमें प्रसंग अलग अलग होते हैं दोहे के हिसाब से। तो यहाँ प्रसंग ये है कि जो नायक है उसके सम्मुख पास में उसकी सखी बैठी हुई है और वो नायिका के रूप सौंदर्य की प्रशंसा कर रही है। नायक के सम्मुख सखी नायिका के रूप में रूप सौंदर्य की प्रशंसा कर रही है। तो देखिए क्या कहती है व्याख्या मैं इसकी प्रस्तुत कर देता हूँ। देखिए, अंग अंग न जगमग, कि नायिका के जो अंग हैं, जो अंग प्रत्यंग हैं, उनमें न जगमग, वो इस तरह से जगमगाते हैं जैसे नग यानी रत्न की तरह वो जगमगाते हैं। रत्न जैसे जगमगाता है वैसे ही उसके अंग प्रत्यंग हैं वो क्या हो रहे हैं, जगमगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दीप सिखासी देह, क्योंकि उसका जो शरीर है, उसकी जो देह है वो बिल्कुल कैसी है, दीप शिखा यानी दीपक की जो लो होती है उसके समान उसका शरीर का अंग है, जो बहुत ही क्या कह सकते हैं, स्वच्छ है और प्रकाश युक्त जिसे हम कह सकते हैं। इसलिए नायिका के जो अंग प्रत्यंग हैं वो रत्न की भांति जगमगा रहे हैं। इसका जो परिणाम है वो क्या हुआ, वो देखिए, दिया बढ़ाए हूँ रहे। जब जिस नायिका के अंग ही इतने जगमगाएंगे तो फिर उसका परिणाम क्या होगा, बिहारी कवि बताते हैं क्या, कि दियो बढ़ाए ही रहो। दिया दिया यानी दीपक, बढ़ाए यानी बढ़ा देना, बुझा देना, हो रहे कि बुझाने के बाद भी वो वैसे के वैसे जगमगाते हैं अंग। इसलिए बड़ो उजारो गेह, यानी उसका परिणाम क्या हुआ कि घर में जिस घर में वो रहती है वहाँ से यदि दीपक को बुझा भी दिया जाता है तो भी क्या होता है, बड़ो उजेरो गेह, कि उसके जो शरीर का जो प्रकाश है वो इतना ज़्यादा प्रदीप्त हो रहा है कि दीपक के बुझा देने पर भी वहाँ पर अत्यधिक प्रकाश फैल जाता है। तो कहने का अर्थ ये है, यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार की यहाँ पर चेष्टा की है कवि बिहारी ने, क्योंकि
कोई भी नायिका इतनी ज़्यादा सुंदर तो नहीं हो सकती कि उसके जो अंग प्रत्यंग ही हैं वो चमक के साथ इतने ज़्यादा जगमगाएं कि वो दीपक के प्रकाश की भांति दिखने लगें। तो यहाँ पर आप अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण आप यहाँ बता सकते हैं। और कुछ विशेष के रूप में यदि मैं कहूँ तो आप विशेष के रूप में यहाँ बता सकते हैं कि नायिका का जो सौंदर्य है वो इतना तेज है, इतना निष्कलुष है, इतना प्रकाश युक्त है कि वह जिस घर में होगी वहाँ दीपक की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वो तो खुद उसके अंग प्रत्यंग इतने ज़्यादा प्रदीप्त हो रहे हैं, क्योंकि उसका जो शरीर है वह स्वयं ही क्या है, प्रकाशवान है, वो खुद ही प्रकाशित है, स्वयं प्रकाशित है। इसलिए ऐसी नायिका के प्रति नायक का प्रेम हो जाना, उससे रत हो जाना, उससे नायिका से अनुराग हो जाना, ये स्वाभाविक है। इसलिए जो सखी है वो नायिका की जो रूप सौंदर्य है उसकी प्रशंसा नायक के सामने कर रही है, जिसको सुनने मात्र से ही नायक उस नायिका के प्रति अनुराग भाव से पीड़ित हो जाता है और वह उससे प्रेम कर बैठता है। तो यहाँ व्याख्या के रूप में आपने देखा कि किस तरह से कवि बिहारी ने अतिशयोक्ति अलंकार के माध्यम से बात कही है। यहाँ पर आप अनुप्रास अलंकार की छटा भी यहाँ देख सकते हैं। तो आज हम जो पहली हमने व्याख्या की है, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये व्याख्या खंड पसंद आ रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की व्याख्या भाग हमारा ऐसे ही जारी रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।